सीरीज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। तो ध्यान देना, ये जो यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं ग्लोबल जियो पार्क्स, ये ऐसी साइट्स हैं, ऐसी ग्लोबल एरियाज हैं, ऐसी जोग्राफिकल एरियाज हैं, ऐसी लैंडस्केप्स हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इतना ज़्यादा जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि यूनेस्को के हिसाब से इन रीजन्स को प्रोटेक्ट करना, इन रीजन्स को सस्टेनेबली डेवलप करना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यूनेस्को अपने आप ये साइट्स नहीं चूज कर रही, इट इज़ योर कंट्री विच इज़ नॉमिनेटिंग प्लेसेस। ठीक है, कंट्रीज जो है नॉमिनेट करती हैं रीजन्स को कि इन रीजन्स को हम चाहते हैं आप ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस दे दें। ठीक है जी। नाउ व्हेन आई से जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट आई मीन फ्रॉम इट इज, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपको याद नहीं करना है, बस कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ा मदद करेगा कि मान लीजिए कोई एक साइट है अफ्रीका में, उसको आपने कहा है कि यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क है। क्यों कहा गया, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि दिस पर्टिकुलर साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, पर्टिकुलरली इन सर्टन एराज। इस रीजन के टेक्टोनिक स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट है, इस रीजन के सेडिमेंट्री सीक्वेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड इवेंचुअली ये देखा गया है कि इनकी जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से इनको यूनेस्को साइट कहा जाना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल था। तो आई होप आपको जियोलॉजिकल का मतलब समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इन जनरल अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो आप ये चीज़ तो असेस कर सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट जस्ट दैट कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिवली सस्टेनेबली हमेशा कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं। तो ऑल्दो ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ जियोलॉजिकल हेरिटेज, कोशिश ये की जाती है कि इन रीजन्स में जो कम्युनिटीज रहती हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज फॉर द कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन दीज एरियाज, ये जो लैंडस्केप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके कल्चर का। तो उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करने की, या जो उनकी नेचुरल हेरिटेज है, ये जो रीजन्स हैं, राइट, दे हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए दीज रीजन्स एक्ट एज नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज, तो उसको भी जो है कंजर्व करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। ऑल्सो जो रिसेंट की इश्यूज हैं सोसाइटी के, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है वाइल कंजर्विंग दीज प्लेसेस। तो कैसे ध्यान में रखा जाता है, तो जितनी भी रीजन्स पे या जितनी भी कंट्रीज में जो है ये ग्लोबल जियो पार्क्स पाए जाते हैं, हर एक साइट का अपना अलग प्लान ऑफ एक्शन होता है कि उस प्लान ऑफ एक्शन में ध्यान रखा जाता है कि वो रीजन जियोलॉजिकली तो डेफिनेटली आप उसको कंजर्व करें, लेकिन वो रीजन से एसोसिएटेड जो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड इशू है, एनवायरमेंट से एसोसिएटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से एसोसिएटेड इशूज, हर एक इशू के लिए एक एक स्टेप को जो है लिया जा सके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितनी भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मैकेनिज्म में। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि लोकल कम्युनिटीज के लिए वो रीजन उनकी नेचुरल हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो जब हम इन रीजन्स को बचाना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती हैं ये उन कम्युनिटीज की द आइडेंटिफिकेशन विद द एरिया, आइडेंटिफिकेशन विद द स्टेट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने आपको अलग से क्यों बताई है, क्योंकि GS1 में जब आपको कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो आप वहां पे इन चीजों को कोट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पे कल्चर को विद एनवायरनमेंट जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यू कैन ऑलवेज कोट दीज एग्जाम्पल, कल्चर इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल जियो पार्क्स के तहत जो है इन रीजन्स को जो है बचाया जा रहा है। तो ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान में रखें। ठीक है जी। ऑल्सो जब आपको क्वेश्चंस आते हैं how people identify themselves with the states, what step has been taken, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इन रीजन्स को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, कंजर्व करेंगे, इनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो बहुत सारी न्यू जॉब्स की शुरुआत होगी। जितनी न्यू जॉब्स मिलेंगी लोगों को, उतना ही आपकी कंट्री में सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी आएगा। इसका मतलब है कि जब हम GS3 की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप इनको यूज कर सकते हैं, प्लस रेवेन्यू जनरेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप किसी भी इन तरह की साइट्स को डेवलप करते हैं, उन रीजन्स में टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बनता है, जिसको स्पेसिफिकली जियो टूरिज्म भी कहते हैं। तो जियो टूरिज्म जो है GS1 में ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में जियो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, राइट, और क्या स्टेप्स लिए
किए जा रहे हैं, वहां पर जो है आप इन जियो पार्क्स को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं GS1 में कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, GS3 में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अब ध्यान रखिएगा, अगर हम फैक्चुअल डेटा की बात करें, अभी फिलहाल जो है 169 ग्लोबल जियो पार्क्स जो है एग्जिस्ट करते हैं और इनकी शुरुआत 2004 में हुई थी। अगर हम देखें कि कौन सी कंट्री में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लोबल जियो पार्क्स है, तो वो कंट्री कौन सी है? चाइना। एंड रिमेंबर, इंडिया में अभी तक कोई भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नहीं है। ऑल्दो कोशिश की जा रही है कुछ रीजन्स को नॉमिनेट कराने की, लेकिन अभी तक जो है कोई भी रीजन को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क डेजिग्नेट नहीं किया गया है। ठीक है जी, चलिए नाउ कुछ FAQs थे इस वेबसाइट पर दैट आई वांट यू टू नो। सबसे पहला था कि इज ग्लोबल जियो पार्क बिकॉज ऑफ द वर्ड जियो, इज इट ओनली अबाउट जियोलॉजी? आप कहोगे नहीं जी, आपने तो पढ़ा ही ये चीज़ है कि कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट की बात करती है, उस रीजन की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी आगे बढ़ाने की बात करती है। तो ये आपको अपने आप पता लग जाना चाहिए। नेक्स्ट, इज देयर एनी लीगल स्टेटस अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर लेबल? क्या अगर आपको ग्लोबल जियो पार्क बना दिया जाए तो क्या आपको एक लेजिस्लेटिव डेजिग्नेशन दी जा रही है? क्या ये चीज़ें आप पे बाइंडिंग है? बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है कि कंट्री जो है नॉमिनेट करती है कोई भी रीजन को, कि आप यूनेस्को के पास नॉमिनेट कर रही हैं कि आप किसी भी रीजन को हमारी कंट्री में ग्लोबल जियो पार्क जो है डेजिग्नेट कीजिए, कोई पर्टिकुलर रीजन बताया जाता है। लेकिन अगर आपका वो रीजन ग्लोबल जियो पार्क बन गया तो आप पे ये चीज़ बाइंडिंग नहीं है कि आपको उसे कंजर्व करना ही है। ऑल्दो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन की जाती है बार बार, बट ये लेजिस्लेटिवली आप पे बाइंडिंग नहीं है। रादर होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी भी रीजन को ग्लोबल जियो पार्क बना दिया तो आपको अपनी कंट्री के तहत कोई ना कोई लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है। इट कुड बी लोकल लेजिस्लेशन, इट कुड बी नेशनल लेजिस्लेशन, इट कुड बी स्टेट लेजिस्लेशन, जो कि उन रीजन्स को जो है बेटर बनाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाता है उस रीजन को कैसे जो है आप बेटर बनाओगे, तो उन मैकेनिज्म्स के अंतर्गत ही इन लेजिस्लेशंस की बात की जाती है। सो ऑल्दो द अटैचमेंट या द स्टेटस इज गिवन बाय यूनेस्को, लेकिन इसको बचाने का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसका लेजिस्लेशन कौन बनाती है? द कंट्री जिसने की नॉमिनेट किया है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन रीजन्स पे। ऑल्दो देयर आर ग्लोबल जियो पार्क्स, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी कंट्री ने लेजिस्लेशन बनाई है वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसके अंतर्गत ही रहे। ठीक है जी, चलिए नाउ क्या ऐसा होता है कि एक बार आप यूनेस्को ग्लोबल पार्क बन गए तो हमेशा ही यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको हर 4 साल में इसको रिव्यू किया जाता है। अगर 4 साल बाद भी आपने जो मैकेनिज्म दिया था आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो ये स्टेटस है कंटिन्यू रहता है। अगर ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको एक येलो कार्ड दे दिया जाता है और 2 साल का पीरियड दिया जाता है कि आप जो है उन चीज़ों पे वापस काम करें। एंड आफ्टर दोज 2 years फिर से आपको रिवैल्यूएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अगर 2 साल में भी आपने काम नहीं किया तो यू लूज योर स्टेटस एज अ यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है जी, नाउ मैंने जो आपको ये पॉइंट बताया था लेजिस्लेशन के बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है GS2 में। नाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि ऑल्दो एक लीगल स्टेटस, मान लीजिए कि आपकी कंट्री से किसी भी एक जगह को यूनेस्को में ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस दे दिया गया, लेकिन स्टेटस मिलना इंश्योर नहीं करता कि उन रीजन्स पे काम होगा। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इन पर्टिकुलर टाइटल्स का या इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कि इवन दो थिंग्स गेट एसोसिएटेड विद देम, कंप्लायंस जो है ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दें। अल्टीमेटली आपको नेशनल लेजिस्लेशंस ही बनाने पड़ते हैं सो दैट ये चीज़ें आगे बढ़ें। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इन स्टेटसेस का। लेकिन अगेन ये तो एक क्रिटिसिज्म की बात है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये आपके सॉवरेन स्टेटस को बनाए रखते हैं कि अब आप यू आर नॉट बाउंड बाय सम अदर लेजिस्लेशन, यू आर नॉट बाउंड बाय सम अदर इंस्टीट्यूशन, रादर यू आर सॉवरेन टू मेक योर ओन लेजिस्लेशंस। तभी तो आपको नॉमिनेट करने की जो शक्ति है वो दी जा रही है, बिकॉज आप एक सॉवरेन नेशन हो। तो ये चीज़ें जो है हमें सोचनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे आऊँ तो यस, सो ध्यान रखना
कि एनीबडी हु नॉमिनेट्स, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कंट्री नॉमिनेट करेगी कि आप यूनेस्को के ग्लोबल जियोपार्क का पार्ट बन जाओ, लेकिन मैंडेटरी है कि कोई भी अगर यूनेस्को के ग्लोबल जियोपार्क का पार्ट बने, सबसे पहले उसे एक नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ता है, दैट इज GGN, दैट इज ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क। तो ओनली व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, उसके बाद आप जो है यूनेस्को की इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस पूरे के पूरे नेटवर्क का बेसिक्स क्या है, दैट जितने भी लेट्स से कि डिफरेंट आइडियाज हैं कंट्रीज एसोसिएटेड विद इट, वो इन प्रैक्टिसेस को शेयर करती हैं, प्लस डिफरेंट कंट्रीज में जितने नेटवर्क्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं हाउ टू मेक दिस प्रोसेस बेटर। तो एनीबडी हु वांट्स मेंबरशिप ऑफ यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स, उनको मेंबरशिप ऑब्लिगेटरी है ऑफ GGN। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पहले GGN आता है, उसके बाद आपको यूनेस्को की साइट की डेजिग्नेशन मिलती है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेटवर्किंग, राइट, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कि इस प्रोसेस से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, चलिए नाउ हर 2 साल में इनकी एक मीटिंग होती है, राइट, जहां पे ये सारे आइडियाज जो हैं डिस्कस किए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसके अंडर आप यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स को आप मॉनिटर करते हो, उनको कंजर्व करते हो। तो ये पूरा मैकेनिज्म कौन देख रहा है, बेसिकली यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क तो एक डेजिग्नेशन है या एक टाइटल है जो आपको दे दिया गया, लेकिन किस तरह के आप स्टेप्स लोगे, क्या किया जाएगा, वो यहां से डिसाइड होता है। तो वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क, रादर बिफोर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क, किसी भी कंट्री को, राइट, एक मैनेजमेंट प्लान देना पड़ता है कि किस तरह से आप उस रीजन की डेवलपमेंट करोगे, राइट। आपको एक स्टेटस देना पड़ेगा कि क्या मेथड्स हैं फॉर कंजर्विंग और एनहांसिंग दैट पर्टिकुलर हेरिटेज, राइट। आपको बहुत सारे प्रपोजल्स जो है देने पड़ते हैं। सो ओनली व्हेन दीज प्रपोजल्स are agreed upon, then you become a member of GGN, right? Then you become a part of Global Geopark Network, and only once you are a member of Global Geopark Network, उसके बाद आप साइट्स को नॉमिनेट कर सकते हो to get the designation as UNESCO Global Geoparks। ठीक है जी, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, 3 चीजें हैं। कोई भी कंट्री जो है नॉमिनेट करेंगी, पर नॉमिनेट करने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपको ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ता है। यहाँ पे यू कम अप विद प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग सो दैट यू बिकम अ मेंबर, एंड देन सेपरेटली आप यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स के लिए अप्लाई करोगे, एंड देन दे डिसाइड दैट इफ दे वांट दैट पर्टिकुलर रीजन टू बी पार्ट ऑफ UGG और नॉट, राइट। एंड प्रेजेंटली इंडिया के कोई भी रीजन जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी, याद रहेगा। अब देखते हैं हम इनको किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया है। सबसे पहले जो कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं, राइट, कल्चर में जो भी एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स आते हैं, वहाँ पे आप इन चीज़ों को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, राइट। ज्योग्राफी में जब आपको जियो टूरिज्म की बात आएगी, वहाँ पे आप इन चीज़ों को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चंस आते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट, या मान लीजिए GS3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से एसोसिएटेड क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहां पर भी आप इन चीज़ों को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए GS2 की बात करते हैं। GS2 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस कैन एक्ट एज अ क्रिटिसिज्म of these particular regions या these particular standards कि although it was called as UNESCO Global Geo Heritage Site, लेकिन फिर भी बाइंडिंग नहीं है ये कंट्रीज पे। तो शायद ये जो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे काम करना। नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि आपकी कंट्री के सॉवरन होने पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्टीमेटली द डिसीजन लाइज विद यू। तो इन चीज़ों पे आप डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आपको कम्युनिटीज़ पे क्वेश्चन आते हैं कि पिछड़ी जो कम्युनिटीज़ हैं या इन जनरल भी कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है चीज़ों में, उसका ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। कभी अगर आपको सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आता है, राइट, कि आपने सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या किया हुआ है, वहाँ पे एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट आप डेफिनेटली दे सकते हो। अगर हम GS3 की बात करें, इकोनॉमी में, राइट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाले क्वेश्चंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो। रेवेन्यू जनरेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो। प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत तरीके से हो सकती है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट होगा एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में आप जो है यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा।
चलिए अगेन जो भी आपको एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट, वहां पर भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि ये स्टेप्स जो हैं वर्ल्ड में लिए जा रहे हैं। या कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है वर्ल्ड के साथ, उसमें भी आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। ऑल्सो जो आपके एनवायरनमेंट एथिक्स के क्वेश्चन हैं वहां पर भी दिस कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल। एंड ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये केस स्टडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड पोस्ट पे डाला गया है, व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन, तो आप वही प्लान ऑफ एक्शन यूज कर सकते हैं जो कि ग्लोबल जियो पार्क्स बनने के लिए है, या आप इनको एज एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं कि उन स्टेप्स को फॉलो किया जाए जो कि ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क को बनाने के लिए फॉलो हुए हैं। तो इन सभी जगहों पे जो है आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ ब्रॉडर पिक्चर, राइट। तो कुछ इस तरह से हम एप्लीकेशंस जो है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।